हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी पीवाईक्यू विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। हम इकॉनमी सीरीज़ कर रहे हैं मनी बैंकिंग फाइनेंस, जिसमें हम 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसमें 1979 से लेके 2010 तक कवर किया जा चुका है। इसमें हम 2010 से 2016 तक कवर करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, सो मेक श्योर यू गो एंड वॉच देम। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बस वीडियो देख के चले जा रहे हैं। दे आर नॉट लाइकिंग इट, दे आर नॉट आंसरिंग द क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, एंड above all they are not subscribing it. So if you are serious about PYQ, if you are serious about increasing your marks by +40 in upcoming prelims, then it is your duty to subscribe this channel and stay consistent with this series throughout. Okay, that is a humble request. All right, so being said that, let's start with question of 2011. इसमें कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इज़ द प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का एक डेफिनेशन दे दिया। दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल, द सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज आर। अच्छा, माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं? जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लिए होती हैं। ठीक है, इसमें ये डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये बहुत ब्रॉड फिनोमेना है, राइट। सो इसमें अगर आप कुछ गलत काटोगे तो उसके लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि यार माइक्रो फाइनेंस की सर्विसेज में ये नहीं आता है। ऑलराइट, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है क्रेडिट फैसिलिटी। बिल्कुल क्रेडिट देगा। सेविंग फैसिलिटी, ऑफ कोर्स। इंश्योरेंस फैसिलिटी, वाई नॉट। फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, वाई नॉट। सो माइक्रो फाइनेंस जो टर्म है वो बहुत ब्रॉड है, तो उसमें हर चीज़ आ जाती है। मतलब लो इनकम के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सो दिस इज़ a very common sense question. So let's move on to next question. 2012 इसमें पूछता है कि आरबीआई जो एक्ट करता है एज ए बैंकर्स बैंक, दिस वुड एम्प्लॉय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब आप देखो पिछली बार से हम एटलीस्ट थर्ड टाइम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट, कि आरबीआई का फंक्शन क्या क्या है। सो इससे ना पीवाईक्यू करने से आपको फील आती है कि यार आरबीआई के फंक्शंस के बारे में इतनी बार पूछ रहा है, तो आरबीआई का फंक्शन एकदम टिप पे होना चाहिए कि सो के भी उठूं तो मैं बता दूं। ठीक है, तो आरबीआई करता क्या क्या है देखते हैं। अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ठीक है, ये सीआरआर की बात कर रहा है। ठीक है, सीआरआर हो गया, या जब रिवर्स रेपो वाला गेम चलता है उसमें भी बैंक्स अपने डिपॉजिट आरबीआई में डालते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, द आरबीआई लेंड्स फंड टू द कॉमर्शियल बैंक इन द टाइम ऑफ नीड। बिल्कुल करता है। अगर उनको रेपो रेट से यूज करके, उनका लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी यूज करके पैसा चाहिए तो आरबीआई देता है। आरबीआई एडवाइसेस द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स। बिल्कुल, मॉनेटरी मैटर्स में हो या उनके ब्रांच को एक्सपैंड करना हो, उनके ब्रांच को मर्ज करना हो, 2 बैंकों को मर्ज करना हो, सो बैंक से रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटीज़ हैं सब आरबीआई करता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वी नो एग्जैक्टली कि यार ये आरबीआई नहीं करता है, वी विल नॉट कट इट। सो ये वाला एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में सेट होना चाहिए। सो इसमें 1 2 3 हो गया। ये थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है ना फंक्शन ऑफ आरबीआई, सो वी शुड रिमेंबर एंड बी थॉरो विद इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2012, द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा बाउंसर क्वेश्चन कह सकते हो आप 2012 में जो आया था, या उस समय के करंट अफेयर में ये चल रहा होगा। सो आई डोंट नो कि लीड बैंक हो सकता है उस समय बहुत फेमस हो, बट अब अगर आ गया है तो हम देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत पुराना है ये। तो लीड बैंक में क्या कहता है कि आरबीआई बोलता है एक बैंक को कि आप लीडर बनो। लीडर बन के आप क्या करोगे? आपको सर्विस एरिया अप्रोच लेना है और एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को एकदम मस्त बना दो। मस्त मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कर दो उसका, वहाँ पे इंश्योरेंस डाल दो, वहाँ पे सबके खाते खुलवा दो, है ना, बैंक अकाउंट खुलवा दो, सबको अवेयरनेस जनरेट करा दो। ठीक है, आप एक लीडर बनो। लीडर का क्या काम होता है? वो सब कुछ करता है। ठीक है, सो ये बेसिक आपको इतना जान लो एंड इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑल द बैंक्स, इसमें कौन सा हो जाएगा? इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट। अच्छा, एक आप ये भी देखो जो ट्रेंड रहता है कि जो ब्रॉड स्टेटमेंट होते हैं ना फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, अब कितना बड़ा ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसको गलत काटना कितना मुश्किल होगा कि नहीं आरबीआई मना कर रहा है कि आप इंटेंसिव डेवलपमेंट मत करो, राइट। तो इस तरह से जो ब्रॉड अम्ब्रेला वाले स्टेटमेंट होते हैं
आप उनकी तरफ ज़्यादा बायस रहो अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो। फिर देखो आरबीआई के फंक्शन के बारे में वापस आ गया कि आरबीआई किस किस मैटर में बैंक्स को रेगुलेट करता है। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया, किस में करेगा, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स में करेगा, ब्रांच के एक्सपेंशन में करेगा। आरबीआई ही वो रूल देता है ना कि आपको इतनी रूरल में खोलना है, इतना अर्बन में खोलना है। अगर आप रूरल में खोलोगे तो आपको अलग बेनिफिट मिलेंगे, अर्बन में खोलोगे तो क्या पेनल्टी है। इस तरह के रूल्स आरबीआई डिसाइड करता है। मर्जर ऑफ बैंक्स, अभी कुछ ही दिन पहले बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ है। जो बैंक में एनपीए का प्रॉब्लम बढ़ रहा था, जिन बैंक में मिसमैनेजमेंट था, तो आरबीआई ने उन सबको मर्ज करके एक स्ट्रॉन्ग बैंक बना दिया। सेम मर्जर और वाइंडिंग अप ऑफ बैंक, मतलब बैंक को क्लोज करना। सो एवरीथिंग विल बी डन बाय आरबीआई। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का क्या पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी सेकेंड टाइम रिपीट हुआ या आई थिंक थर्ड टाइम रिपीट हुआ है। हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था ना। 3 तरह के ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं, एक अपना नॉर्मल वाला होता है, एक अपना जीसैप वाला होता है, और दूसरा ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, इन तीनों के अलग अलग उद्देश्य हैं, तो उसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है ये आरबीआई करता है, और एज ए मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। सो इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। रिफर किसको करता है, जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है ओपन मार्केट में, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई। ठीक है, अगर आपने अभी इसको रिवाइज नहीं किया है ना कि नॉर्मल जीसैप और ऑपरेशन ट्विस्ट से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, तो पिछली वीडियोज़ में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि ये तीनों के अलग फंक्शंस होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं। ऑल्दो बहुत ईजी हैं, बट अगर आपने नहीं पढ़ा और आपको एकदम ऐसे सब्जी मंडी की तरह याद नहीं है ना, तो वहाँ जाके आपको कंफ्यूज कर सकता है। सो इसलिए वो वीडियो देख के आओ। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिक्विड ऑफ कंसिडर द फॉलोइंग लिक्विड एसेट, और इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में डालना है। ठीक है, अब इसमें कौन सी है, आपकी करेंसी है, तो करेंसी तो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो रुपया सबसे ज़्यादा अपना लिक्विड होगा। सो इसलिए ऑप्शन ए ऑप्शन सी कट गया, क्योंकि सबसे टॉप पे तो 4 ही आएगा। और जो टाइम डिपॉजिट है ना, टाइम डिपॉजिट सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया ऑलरेडी, राइट। अब 1 और 3 में देख लो, जो 1 और 3 में है अपना सेविंग वाले को लेस लिक्विड मांग रहा है और डिमांड डिपॉजिट को ज़्यादा लिक्विड मांग रहा है। सो ये थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 1 है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज़ मोर लिक्विड देन सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, सेविंग से नाम से ही लग रहा है कि थोड़ा लेस लिक्विडिटी होगी, ऑल्दो इतनी निटिग्रिटी में नहीं जाना है कि हमारे यहाँ का सेविंग एसबीआई का सेविंग तो ज़्यादा अच्छा है, कोटक का अलग है, इसमें नहीं जाना है। यू जस्ट हैव टू टिक द आंसर और इसको अपने एक नोट में हल्का सा ऐड कर लो। ऑलराइट, 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड। अच्छा, रूरल हाउस होल्ड मतलब जैसे लेट से मेरा और आपका घर अगर रूरल एरिया में पड़ा, तो हम किससे डायरेक्ट जाके लोन ले सकते हैं, राइट। ये पूछ रहा है कि डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट किसको मिलता है। जैसे कि एक किसान, एक नॉर्मल फार्मर, अगर वो बैंक के पास जाता है तो क्या बैंक इसको डायरेक्ट लोन देगा, वही डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, आरआरबी, इनका तो काम ही है मार्जिनल और स्टैंडिंग फार्मर्स को मतलब लोन प्रोवाइड करना, तो ये हो जाएंगे। अगर 1 हो गया तो ये कट जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था ना कि नाबार्ड जो है वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये डायरेक्ट लोन नहीं देगा, ये इनडायरेक्टली बैंक्स को मैनेज करता है, फाइनेंस को मोबिलाइज करता है, उन पे नॉर्म्स लगाता है, रेगुलेट करता है। अब ऐसे समझो ना, जैसे आप ऐसा नहीं बोलते कि मेरा खाता आरबीआई में खुला हुआ है, किसी का खाता आरबीआई में नहीं है, आपका एसबीआई में होगा, कोटक में होगा, इस तरह होना, बट उनको रेगुलेट कौन कर रहा है, आरबीआई। तो इस तरह से जब फार्मर जाएगा ना, वो सीधा नाबार्ड के पास नहीं जाएगा, है ना, नाबार्ड के पास सीधा वो नहीं जाएगा, वो जाएगा लेट से किसी रीजनल रूरल बैंक के पास जाएगा और वहाँ से क्रेडिट लेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एक काइंड ऑफ रीजनल रूरल बैंक टाइप में ही है, जो कि लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इसमें 2 नहीं होगा
तो 2 काट दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब ये लैंड डेवलपमेंट बैंक भी डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बट बाय द लॉजिक इफ़ यू थिंक, वो नाबार्ड और आरबीआई को कोरिलेट करके कि बड़े बैंक जो हैं डायरेक्टली नॉर्मल फार्मर से या नॉर्मल जनता से डील नहीं करते हैं। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी चेक कि ये रिकॉर्डिंग, हाँ माइक्रोफोन ऑन है, थैंक गॉड डर ही गया था मैं तो। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देर इज़ एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, ठीक है। सप्लाई सेम रहा है ना घटा ना बढ़ा, अब डिमांड बढ़ गया। अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैंक लालची हो जाएंगे, है ना, बैंक के अंदर ग्रीड बढ़ जाएगा। और बैंक का जब ग्रीड बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं कि मुझे और कमाई उनकी बढ़ने लगे, ठीक है। सो यही बेसिक यही दिया हुआ है कि जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट रही लेकिन डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल ऑब्जर्व। ऑलराइट, सो ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन था। देखो मनी बैंकिंग फाइनेंस में जो भी आप देखोगे ना, अभी तक सब कुछ लॉजिकल ही चला है, मैंने कुछ आपको रटने को नहीं बोला, बेसिक सप्लाई डिमांड की बात चल रही है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें रटना पड़ेगा, बट मनी बैंकिंग फाइनेंस हो गया, शेयर मार्केट हो गया, या इकोनॉमी का 80% टॉपिक ऐसा है जिसमें आप ब्रेन लगा के, लॉजिक लगा के कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो, ठीक है। 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, पीएसएल के बारे में बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूट द लेंडिंग टू, अच्छा कह रहा है कि पीएसएल में जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है, अच्छा आपको ये बताना है कि पीएसएल क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव। कल हमने डिस्कस किया था कि अपने 2 तरीके के नॉर्म्स होते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी में, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। तो आपको बताना है कि पीएसएल क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, कमेंट में करना है आपको, नो चीटिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या बोल रहा है कि किस किस में कॉन्स्टिट्यूट करता है, एग्रीकल्चर में, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में, वीकर सेक्शन में। तो प्रायोरिटी सेक्टर है, अब ऐसे सोचो ना कि क्या हम एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। एमएसएमई को प्रायोरिटी नहीं देंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। वीकर सेक्शन डीपीएसपी बोलता है कि उनको प्रायोरिटी देना है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी इन पीएसएल नॉर्म्स। अब पीएसएल नॉर्म्स की बात चल रही है तो देख लेते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है लेटेस्ट। सो अगर पीएसएल नॉर्म्स लेट से 40% है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए। शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, कल हमने पढ़ा था ना, जो आरबीआई के सेक्शन 2 में होता है, ठीक है। 5 लाख का पेड अप कैपिटल हो और अपने ग्राहकों के हित की रक्षा करे, तो ये 2 उसके कंडीशंस होते हैं, राइट। सो इसमें क्या क्या होता है कि वीकर सेक्शन को 12% देना है, फार्मर को 10% देना है, स्मॉल फार्मर को 8% देना है। सो आप टोटल फार्मिंग में देखो 18% हो गया। माइक्रो को 7.5% देना है और रेस्ट को 2.5%। अब इसमें देखो स्टूडेंट लोन वगैरह भी इसी में आ जाता है, ठीक है। और इसमें वीक सेक्शन में लेट से जो नेशनल रूरल अर्बन मिशन वाले हैं, मनरेगा वाले लोन्स हैं, या जो जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट हो रहा है, सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये पीएसएल का डिस्ट्रीब्यूशन है। आई डोंट थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्जैक्टली पूछेगा, बट खुदा ना खास्ता कभी पूछ लिया तो ये जान लो कि वीकर सेक्शन को सबसे ज़्यादा है, फिर फार्मर। इस फार्मर में स्मॉल प्लस बिग दोनों आ जाएंगे, इसमें सिर्फ स्मॉल फार्मर। माइक्रो में 7.5, रेस्ट में 2.5% मिसलेनियस मान लो। ऑलराइट, ठीक है। सो ये पीएसएल नॉर्म, अच्छा जो पीएसएल नॉर्म्स होता है ना वो अपने फॉरेन बैंक्स पे भी अप्लाई होता है, एनबीएफसी पे भी अप्लाई होता है, बट अलग अलग नॉर्म होते हैं, दैट आरबीआई कैन सजेस्ट, ठीक है। 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट हमने क्या बोला था कि जो सीआरआर है प्लस एसएलआर है ना, इसको कंबाइन में स्टैचुरी रिजर्व रेशियो या बोलते हैं, या वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, हमने कल ही डिस्कस किया था। तो ये पूछ रहा है कि क्या क्या है। चलो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट इनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट, ठीक है। अगर सीआरआर एसएलआर नहीं लगाएगा तो बैंक दे दनादन अपने मर्जी से लोन देने लगेंगे कहीं पे भी, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। तो हाँ ये कट गया, फर्स्ट इसमें है, ये कट गया। पूछ रहा है टू मेक पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड। आरबीआई का एक तरह का फंक्शन भी यही है कि लोगों के हितों की रक्षा करना, तो 2 भी हो जाएगा, तो ये कट जाएगा।
अब 1, 2 या 1, 2, 3, 4 में। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट। देखो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंडिया में क्या होता है कि हमारी फ्री मार्केट है ना, फ्री इकॉनमी हम बोलते हैं कि वी आर अ फ्री इकॉनमी। सो इवन ये सही भी हो ना, तब भी आप इसको मार्क करके नहीं आओगे, क्योंकि आरबीआई ऐसा ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करेगा कि हम बैंकों का प्रॉफिट रोकने के लिए CRR SLR लगा रहे हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ऑब्वियसली रॉन्ग स्टेटमेंट एंड योर 1 and 2 विल बी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है, टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट बॉल्ड कैश। नहीं, ये कुछ फालतू ऑप्शन है, दिस विल नॉट बी लाइक दिस इज नॉट को रिलेटेड टू आवर SLR एंड CRR, ठीक है। 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is are the facilities the beneficiary can get from the service business correspondent बैंक साथी। अच्छा, ये बैंक मित्रा के बारे में बात कर रहा है कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आप ले सकते हो। तो बहुत वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटी होंगी, तभी ना गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर पाएगी। सो इसमें कह रहा है कि इट इनेबल्स द बेनिफिशरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज़। बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे कोई पेंशन आया, कोई बेनिफिट आया, PM किसान योजना में पैसे आए, वो सब आप बैंक साथी से जाके निकलवा सकते हो। इट इनेबल्स द बेनिफिशरी इन द रूरल एरिया टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। बिल्कुल सही है, तो बोथ 1 and 2। अच्छा, और ऑप्शन और क्या क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं, लोन की रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस जनरेशन में हेल्प कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंसिंग में मदद कर सकते हैं, जो बहुत अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी अवेयरनेस दे सकते हैं आसपास के फार्मर्स को, विलेजर्स को या MSME को, ठीक है। तो बहुत सारा फंक्शन होता है अपना इनका, जो क्या बोलते हैं इनको, अपने बैंक साथी का, बैंक मित्रा भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक छोटी सी न्यूज़ और है कि जनधन दर्शक ऐप एक बनाया गया था, किसके द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर द्वारा। तो ये क्या करता है कि आपको ये जियोग्राफिकल लोकेशन देता है कि आपका नियरेस्ट जो बैंक साथी है वो कहाँ पे है, ठीक है। वो मतलब वैसे गूगल मैप टाइप में दिखा देगा कि 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का गोल है कि हर एक विलेज के विदिन 5 किलोमीटर एक बैंक साथी होना चाहिए, ताकि सबको हम फॉर्मल बैंक में ला सकें और फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकें। अब ये देखो, जितने सारे ये आपके ये मनी बैंकिंग फाइनेंस में हम टर्म पढ़ रहे हैं ना, ये बैंक साथी वाथी, इनको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर जब इंक्लूसिव ग्रोथ आएगा चिपकाओ, मैं अपने मेंस में लिखो, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। तो यहीं से कंटेंट बनता है, अपना छोटा छोटा पढ़ते जाओ, उसको इकट्ठा करके मेंस में लिख के आ जाओ। ऑलराइट, फिर कह रहा है कि द टर्म मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एंड नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ अपीयरिंग इन द न्यूज़। ठीक है, ये तो हमें बिल्कुल पता है कि अगर हम इकॉनमी का PYQ पढ़ रहे हैं तो इकॉनमी से ही रिलेटेड होगा। सो दिस इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग ऑपरेशंस, ठीक है। अब मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात कर ली गई है, तो आज हम जो RBI का लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो होता है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ब्रीफ में बताऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। रेपो रेट पता है आपको कि जब कोई बैंक RBI से पैसा लेने जाता है, ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलैटरल रखता है, तब उसको रेपो रेट करते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब RBI किसी बैंक से पैसा लेने जाता है। अच्छा, बैंक से पैसा लेने नहीं जाता, उल्टे क्या होता है कि बैंक यहाँ पे सबमिट करने आते हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग सिंप्लिसिटी मैं ऐसा मान लेता हूँ कि RBI ही जा रहा है बैंक से पैसे लेने, और इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कोलैटरल दी जाती हैं, ठीक है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि जब बैंक, मतलब लेट से RBI जब बैंक से पैसा लेने जाता है, इन द सेंस कि बैंक जब RBI में जमा करता है और कोई कोलैटरल नहीं होता, तो ये अपना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। डिपॉजिट मतलब बैंक वाले डिपॉजिट कर रहे हैं RBI में, ठीक है। फिर एक चीज़ आता है बैंक रेट और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। सो मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि जब बैंक्स RBI से पैसा लेने जाते हैं और जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज करते हैं ना, ये इनकी SLR कोटा वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो ये मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी विंडो यूज़ करते हैं। मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी का रेट जो होता है वो बैंक रेट के ही बराबर होता है, बट बैंक रेट में भी कोई कोलैटरल नहीं होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई है या अगर आपको याद नहीं हो रही है तो वीडियो को रिवर्स करो और एक बार फिर से सुनो, 2 बार सुनो, याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैंने पढ़ाया आपको, एक बार मैंने अभी पढ़ाया, मुझे याद हो गया है, आपको भी पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी,
ठीक है। और जब मैं इतने सारे लेक्चर बना के, इतने सारे मेहनत करके, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा सकता हूँ, तो आप एक बार पीछे जाके रिवाइज भी तो कर सकते हो ना यार। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन योर ड्रीम। ऑलराइट, सो 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा बीच में ज्ञान दे देता हूँ बट इट्स ओके। द इंटरेस्ट रेट इज़ डिक्रीज्ड इन इकॉनमी एंड इट विल। क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, बैंक दनादन पैसा निकालेंगे आरबीआई से और मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो डिक्रीज इन कंजम्पशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इनफैक्ट इंक्रीज इन कंजम्पशन हो सकता है। इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होगा, मतलब बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर इन द कंपनी, यस। जैसे आप पैसा लोगे फिर आप क्या करोगे, जैसे आपको घर बनाना हो गया है ना, आपको कार खरीदनी हो गई, सो इस तरह के काम आप करने लगोगे तो क्या हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। दूसरा, तीसरा, चौथा क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द टोटल सेविंग, नहीं, मतलब इंटरेस्ट रेट का सेविंग से डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। सो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ, सॉरी, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। ऑलराइट, 2015 में बासल 3 नॉर्म के बारे में पूछा है। देखो मैंने पहले भी बोला था ना कि बासल 3 नॉर्म के बारे में आपको एकदम डीप में नहीं जाना है, ठीक है, बस वन वर्ड एसोसिएशन जानना है कि बासल नॉर्म है क्या, किस लिए है। तो ये हमने बताया था ना कि जो बैंक के रिस्क होता है ना, उसको काउंटर करने के लिए उनको कुछ एसेट रखने पड़ते हैं ना, रिस्क वेटेड एवरेज करके उसका कुछ फॉर्मूला था जो कि हमें नहीं जानना है, हमें वन वर्ड एसोसिएशन जानना है। तो क्या होता है ये, इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटीज टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इंप्रूव रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क से रिलेटेड है तो ये रिस्क मैनेजमेंट आ गया। और इसको किसने बनाया था, बासल नॉर्म को, है ना, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि BIS में, BIS बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इसका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, ये सब आप रट लेना, आते हैं क्वेश्चन, ये सब पूछ लेगा। 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द SLR, ठीक है, SLR क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, SLR रिड्यूस हो गया। अब SLR रिड्यूस होगा तो बैंक के पास पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंडिया GDP ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, बिल्कुल नहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल, नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट, ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अब इनके पास पैसा ज़्यादा है तो इनको लोन अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो लोन देके पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो लोन थोड़ा रेट आपको कम रखना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, विच आर द फॉलोइंग इज मॉनेटरी पॉलिसी। हमने दो तरह की पॉलिसी पढ़ी थी, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फाइनेंस पॉलिसी। ये कौन बनाता है, अपना सेंट्रल बैंक, ये कौन बनाता है, अपना फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं कि बैंक रेट जो है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, ये RBI करता है। तो ऑप्शन 1 और 2 विल बी करेक्ट। देखो अब यहाँ से आप 2024 तक के सारे क्वेश्चन देखोगे ना, आपको लगेगा भाई सब रिपीट है, तुम पढ़ा ही क्यों रहे हो, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको फील हो कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और 2025 में जब दोगे तब भी रिपीट होंगे, 2026 में दोगे तब भी रिपीट होंगे। सो PYQ कर लो ढंग से, ठीक है। 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है, SGB के बारे में बात कर रहा है। SGB इस समय जब 2016 में लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2016 या 15 में जब भी लॉन्च हुआ था, मतलब इस समय का ये करंट अफेयर था, ठीक है। तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसको पढ़ेंगे। तो SGB का मेन मोटिव क्या था, क्या हो रहा था कि जो इन्फ्लेशन था ना वो बहुत ज़्यादा था। लेट से इन्फ्लेशन हो गया आपको 8%, है ना, बैंक इंटरेस्ट आपको दे रही है 7%, तो आपका -1% का तो घाटा हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट हो गया। तो लोग क्या कर रहे थे कि लोग गोल्ड में बहुत पैसा डालने लग रहे थे, बट उससे क्या हो रहा था कि गोल्ड इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं है, हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, तो हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ रही थी, हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के कुछ फीचर थे कि जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब दिया है ना, तो इसमें आपको कोई गोल्ड नहीं देंगे, बट उस समय जो गोल्ड का रेट चल रहा होगा उसका इक्विवेलेंट आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है, गोल्ड नहीं दिया जाएगा, यही शर्त थी।
आप जितना पैसा जमा करोगे इस गोल्ड बॉन्ड में 2.5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा पर एनम, जो कि हाफ ईयरली पे होगा। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। 8 ईयर के लिए लॉक इन पीरियड होता है, कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी अलाउड था, बट बिग इंस्टीट्यूशन जैसे जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गोल्डमैन सैक्स टाइप है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो नहीं अलाउड थे। और रेंज क्या थी, 1 ग्राम से लेके 20 kg तक का गोल्ड आप परचेज कर सकते थे इन फॉर्म ऑफ SGB, है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, अब आओ इसको आप क्वेश्चन कर लेते हैं। टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग इन द इंडियन हाउस होल्ड इन टू इकॉनमी, ठीक है। टू प्रमोट FDI से इसका कोई लेना देना नहीं था। टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, तो अपना 1 और 3 हो गया। ठीक है, 1 और 3 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, टू प्रमोट FDI इन द गोल्ड, तो FDI से तो कोई लेना देना नहीं है, तो 2 काट दिया। और 3 टू रिड्यूस द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट, ये तो बिल्कुल भी लेजिट रीज़न था। ठीक है, इसमें आपको हो सकता है डाउट हो सकता है कि यार गोल्ड जो आइडियल पड़ा है वो इंडियन इकॉनमी में कैसे आ रहा है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन, तो ये जो पार्ट 3 है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और ये गोल्ड मोनेटाइजेशन दैट इज़ रिलेटेड टू पार्ट 1। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि जो गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है उसको आप बैंक में ले जाओ, फिर बैंक आपको पैसा देगी, फिर आप पैसा खर्च करोगे, कंजम्पशन करोगे, GDP बढ़ोगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है कि विच इज़ द पर्पज ऑफ MCLR। MCLR क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट। देखो MCLR अब फ्लॉप हो चुका है, अब RBI के पास नया फॉर्मूला है। तो MCLR था क्या कि जो भी बैंक लेंड कर रहे हैं, जैसे कि हम और आप गए बैंक से लोन लेने के लिए, तो ऐसा ना हो कि बैंक अपने मनमाना कुछ भी मांग ले कि भाई 20% रेंट दो आप, या 20% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो उसके लिए RBI ने MCLR लॉन्च किया था। सो यही हो गया कि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाएगी और अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट विद फेयर टू बोरोवर्स, है ना। RBI का काम भी है कि अपने ग्राहकों के हित की रक्षा करना, तो इस डायरेक्शन में भी आप सोच सकते हो। तो ऑप्शन हो जाता अपना बोथ 1 और 2। बट अब MCLR फेल्ड हो गया, तो अब क्या करता है RBI, अब RBI डायरेक्ट ये बोलता है कि आप कोई एक एक्सटर्नल बेंचमार्क ले लो, जैसे ले लो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड ले लो, ठीक है, या अपना आप रेपो रेट ले लो, या इस तरह से कोई भी एक्सटर्नल बेंचमार्क आप ले लो। ठीक है, 4-5 हैं बट सबका नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। प्लस उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करो, प्लस उसमें जो आपका रिस्क प्रीमियम है। अच्छा, अब ये रिस्क प्रीमियम क्या होता है, लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट लोन ले रहा है तो उसका रिस्क प्रीमियम ज़्यादा होगा क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। लेट्स से अगर मैं लोन लेता हूँ तो मैं एक फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास एक वेल पेइंग जॉब है, तो मेरा रिस्क प्रीमियम थोड़ा कम होगा क्योंकि बैंक को पता है कि ये पैसा दे देगा। लेट्स से किसी हाई पेइंग बिजनेस ने लिया और बिजनेस बाद में बैंकरप्ट हो गया, या बिजनेस बैंक बाद में उसके लॉसेज होने लगे, तो रिस्क प्रीमियम बढ़ सकता है। ठीक है, सो अब इसमें वेरिंग कंपोनेंट क्या है कि अगर आपने एक्सटर्नल बेंचमार्क एक बार चूज कर लिया, सो यू कैन नॉट चेंज इट इन बिटवीन। प्रॉफिट आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि लेट से मैं जो 2% का प्रॉफिट कमाना है, वो भी आप चेंज नहीं कर सकते, बट जो रिस्क प्रीमियम ऑफ ग्राहक है ना, वो चेंज होते रहेगा। लेट से किसी जॉब वाले ने ली और रिसेशन आ गया, जॉब सबकी जाने लगी, तो हो सकता है रिस्क प्रीमियम बढ़ जाए। और ये जो फॉर्मूला था दैट विल बी एप्लीकेबल टू बोथ न्यू लोन टेकर्स एंड ओल्ड लोन टेकर्स। तो इसका फॉर्मूला, इसका बेनिफिट क्या हुआ, लेट से अगर रेपो रेट ले लिया है किसी बैंकर ने अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क, तो अगर RBI रेपो रेट बढ़ाता या घटाता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी इकॉनमी में रेप्लिकेट होने लगेगा। सो RBI का यही मेन मकसद था इस एक्सटर्नल बेंचमार्क को लाने के लिए। और MCLR इसीलिए फेल हुआ क्योंकि क्या हो रहा था कि RBI कितना भी रेपो रेट और बैंक रेट ऊपर नीचे कर ले, MCLR की वजह से बैंक वाले मान ही नहीं रहे थे। ठीक है, या प्रोपागेट होने में बहुत टाइम लग जा रहा था, सो इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का पेमेंट्स बैंक के बारे में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा 2016 का। कल हम 2016 से 2024 फिनिश कर देंगे, 30-35 क्वेश्चन और है। ये वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो और बट वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग टॉपिक भी है। क्या पूछ रहा है, पेमेंट्स बैंक के बारे में पूछ रहा है। तो पेमेंट्स बैंक के बारे में पूछ रहा है तो एक बार इसका हम पहले बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। पेमेंट बैंक के बारे में बेसिक क्या है कि दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, वो भी मैक्सिमम 2 लाख तक का। हमने NBFC के बारे में क्या पढ़ा था, NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे कैन ओनली एक्सेप्ट
टाइम डिपॉजिट, ठीक है, याद है ना ये चीज़। ऑलराइट, सो दे कैन ओनली एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दे कैन नॉट लेंड, दे कैन हैव नो PSL। ऑब्वियसली जब लेंडिंग नहीं है तो PSL क्यों होगा। दे कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल ओनली, और उनको 25% रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा। पेमेंट बैंक क्या होता है, जैसे कि वो जो छोटी छोटी रूरल दुकानें पे, किराना स्टोर पे लोग अपना मोबाइल वगैरह लेके बैठे होते हैं ना, उसको भी आप एक तरह का पेमेंट बैंक ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। बीइंग सेड दैट, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मोबाइल टेलीफोन कंपनीज एंड सुपर मार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाई रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू प्रमोट पेटीएम बैंक, बिल्कुल सही है। पेमेंट बैंक कैन इश्यू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड, नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना कि दे कैन नॉट गो थ्रू लेंडिंग एक्टिविटी, एंड द क्रेडिट कार्ड जो है दैट इज काइंड ऑफ लेंडिंग, है ना। क्रेडिट कार्ड इज इक्वल टू लेंडिंग, ये लेंडिंग होगा फ्रॉम पेमेंट बैंक्स परस्पेक्टिव, हमारे और आपके परस्पेक्टिव से बोरोइंग होगा। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज, बिल्कुल सही, ठीक है। सो 1 and 3 ऑप्शन बी। सो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, आपका फ़र्ज़ बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एफ़र्ट बढ़ाओ, ठीक है। PYQs में एफ़र्ट इंक्रीज़ करना है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो आपको आंसर करने हैं। इसका मैंने एक चैनल बना के PDF अपलोड कर दी है, वो PDF जाके डाउनलोड करो और PYQ प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब एक बार आप लेके बैठो ना, तो ऐसे सोचो कि अच्छा ये ऐसे बताया था, ये ऐसे बताया था। एक दो अपना गूगल सर्च मारो, या आपका जो भी स्टैटिक हो वहाँ से जाके देखो, एक दो चीज़ें ऐड करो। जब ऐसे आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे ना, अब आप ऐसे स्टैटिक लेके पढ़ते रहो, कितना भी पढ़ते रहो, भूल जाएगा दिमाग में। बट जैसे ही आप पढ़ोगे कि अच्छा यार NBFC में ये होता है, RRB में ये होता है, पेमेंट बैंक इस तरह से काम करता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में जब पढ़ोगे ना, तब आपको मज़ा आएगा, तब आपको एकदम सब्जेक्ट की फील आएगी, आपको बोझ नहीं लगेगा कुछ भी। अब मैं 40-40, 50-50 मिनट कैसे पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग है ये, मुझे याद हो जाती हैं चीज़ें। तो आप भी ऐसे अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, ट्रस्ट में आपको याद हो जाएगा। तो विद दैट होप आई एम एंडिंग दिस लेक्चर, और कल हम मनी बैंकिंग फाइनेंस फिनिश करेंगे और उसके बाद हम शेयर मार्केट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, और ठीक है, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो सब लोग, क्योंकि मेरी थोड़ी बैक पेन हो रही है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस होती है। सो हेल्थ इज़ ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। ज्ञान की बातें एनफ, सी यू टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।